हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं डेनमार्क। डेनमार्क आपको पता है कि स्वीडन के बिल्कुल साथ ही लगता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सैर कराते हैं। तो हम लोग गए थे ट्रेन पे। यहाँ पे यूरोप में लोग ट्रेन पे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ट्रेन आप कहाँ एक शहर से दूसरे शहर भी अगर जाएँ, तो इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन्स जो हैं, एक तो क्विक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट समझी जाती हैं और दूसरा क्योंकि ये ईज़ी चीज़ है इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू बसेज़। और ये जो आपको सेंट्रल स्टेशन नज़र आ रहा है, ये मैल्मो का सेंट्रल स्टेशन है और ये ऑलमोस्ट सारा जो है ये अंडरग्राउंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा करके इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे ट्रेन जो है वो सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के लिए रुकती है क्योंकि यहाँ पे स्केड्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है। ट्रेन्स हर टाइम पे आ जा रही होती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ट्रेन ज़्यादा देर के लिए एक जगह पे नहीं रुकती। यहाँ पे भी 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ़ रुकी थी और मैं उतरी थी वीडियो बनाने के लिए और मुझे पता ही नहीं चला, तो हमारी ट्रेन जो है वो निकल गई थी। आप देख सकते हैं कि ट्रेन जा चुकी है, तो इसलिए मैं दूसरी ट्रेन लेके फिर जो है वो डेनमार्क के लिए गई थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी है। ये सामने साइड पे लिफ्ट भी है और सामने जो है वो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी हैं, आप उनको भी यूज़ करके ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से फिर आप मेल्मो सिटी में जाते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार सा, बहुत प्यारा सा करके इन्होंने सेंट्रल स्टेशंस बनाए हुए होते हैं। और ये वो ब्रिज है जो कि डेनमार्क को और स्वीडन को मिलाता है और ये आप देख सकते हैं कि समुंदर के ऊपर इन्होंने जो है वो ब्रिज बनाया हुआ है, जहाँ पे ये ट्रेन का रास्ता है और साथ में ही गाड़ियों के लिए भी एक अलग से ब्रिज बनाया हुआ है, जहाँ से गाड़ियाँ आती-जाती हैं या बसेज़ वग़ैरह जो है वो आती-जाती हैं और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैल्मो जो कि स्वीडन का तीसरा बड़ा शहर है, वहाँ से ये ब्रिज जो है ये जाता है जो कि डेनमार्क के जो कैपिटल सिटी है कोपेनहेगन, वहाँ तक जाता है और आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगता है मैल्मो से कोपेनहेगन जाने के लिए, यानी कि स्वीडन से डेनमार्क जाने के लिए, तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये बसेज़ हर टाइम आ जा रही होती हैं, हर आधे घंटे बाद बसेज़ और ट्रेन्स आ रही होती हैं। और ये क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, वो सुबह-सुबह का टाइम था, तो ये इतना अच्छा व्यू आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आने से पहले हमने फ्री टूर एक बुक कर लिया था। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ आपको कोपेनहेगन का फ्री टूर प्रोवाइड करती हैं और उसका कोई फ़िक्स्ड प्राइस नहीं होती। जब टूर एंड होता है तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको कितने पैसे देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। तो हमने ये टूर बुक किया था, तो हमारे टूर गाइड ने हमें अच्छे से पूरे सिटी का टूर करा दिया था, सारे इम्पोर्टेंट स्पॉट्स का। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और कुछ इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चीज़ें जो हमें कोपेनहेगन के बारे में पता चली, उनमें से सबसे पहली ये थी कि ये फ़िनलैंड के बाद दूसरा सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री या हैप्पीएस्ट सिटी कहलाता है, कोपेनहेगन स्पेसिफ़िकली। और ये ऐसा मुल्क है जो कि 2 से 3 बार कंप्लीटली जल चुका है, मतलब ये कोपेनहेगन स्पेशली ये कंप्लीटली जल गया था और फिर इसको दोबारा बनाया गया था और फिर 90s में ये दोबारा से जल गया था। तो फिर अब इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि ज़्यादातर जगहों पे जो कॉ स्ट्रीट्स के कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे कॉर्नर्स को थोड़ा फ्लैट बनाया गया है ताकि अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स को वहाँ से गुज़रना हो तो उनके लिए आसानी हो। उसके अलावा बिल्डिंग्स में इस तरह का मटीरियल यूज़ किया गया है जो कि हीट रेज़िस्टेंट है या फायर रेज़िस्टेंट है, ताकि इसको दोबारा जलने से बचाया जा सके। अगर डेनमार्क की आप इमिग्रेशन की बात करें, तो आज से 2 साल पहले डेनमार्क आना बहुत आसान था, स्टडी वीज़ा पे ख़ास तौर पे। और ये यूरोप का इकलौता ऐसा मुल्क था जो कि आपको स्पाउस वीज़ा प्रोवाइड करता था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे। उसके बाद इसने अपनी इमिग्रेशन के रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात लोगों को फ़ेस करनी पड़ती हैं। इतनी आसानी से आपको स्टडी वीज़ा भी नहीं मिलता और यहाँ पे पीआर लेने के लिए भी आपको एटलीस्ट यहाँ पे 8 इयर्स रहना पड़ता है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा भी बहुत सारी दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, जिनमें से आपको लास्ट 4 ईयर्स से एम्प्लॉयड होना पड़ता है। आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पे सिटीज़नशिप का टेस्ट देना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने अपने रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं क्योंकि पीछे आज से 2 साल पीछे अगर चले जाएँ तो वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन के रूल्स इनके लूज़ थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने इमिग्रेशन ली थी। तो अब उन्होंने अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है और बाकी जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वो भी इनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं इसमें कि अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जस्ट 6 मिलियन इनकी आबादी है।
और डेनमार्क में कोई मिनिमम वेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूरोप में सेकंड नंबर पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेज लोग जो है वो लेते हैं। लक्ज़मबर्ग फर्स्ट नंबर पे आता है, जहाँ पे लोगों की वेज सबसे ज़्यादा है, और सेकंड नंबर पे डेनमार्क है यूरोप में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेज दी जाती है यहाँ के लोगों को। और टैक्सेस का वही निज़ाम है जो कि बाकी यूरोप का है ऑलमोस्ट। और बच्चों के लिए भी यही है कि तकरीबन 6 साल की उम्र में इनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, उससे पहले ये सोशल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो ये इनकी एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है और एक बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे तो इनका डेनमार्क भी बहुत पसंद आया, लेकिन डेनमार्क की बजाय मुझे स्वीडन का लाइफ़स्टाइल जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू, और इसके रूल्स और इसके जो पॉलिसीज़ हैं वो स्वीडन की मुझे डेनमार्क से ज़्यादा थोड़ी कन्वीनिएंट और थोड़ी सिंपल लगती हैं और अच्छी लगती हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? जो लोग कोपेनहेगन में रह रहे हैं, उनका क्या ख़्याल है कि स्वीडन और डेनमार्क में से बेस्ट कंट्री कौन-सा है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।